हिम्मत दिखाने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए आपको ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ एहसास की जरूरत होती है। कैमला हैरिस इसलिए चोर दरवाजे से आई है कि उन्होंने प्राइमरी के लिए दूसरे लोगों के साथ कम्पीट नहीं किया। और वो जो तुम दोनों ने बीच में दबा के रखी है, ये टीम ट्रॉफी है पाकिस्तान। और द बेस्ट। मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ घर में स्क्रैबल खेलता हूँ। सरफराज अहमद को टेस्ट मैच का कप्तान बना दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खत्म हो गए। अगर पार्लियामेंट के ऊपर भी चढ़ाई की जाए तो फिर रह क्या जाता है। इस किस्म के हालात में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत ही अच्छी इसका आगाज हुआ होगा, क्योंकि नहीं भी हुआ तो हम आ गए आपकी सुबह का आगाज अच्छा करने के लिए। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सोनिया। और बिल्कुल फैसल ने बताया कि सुबह का आगाज़ जो है वो भरपूर अंदाज में होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी एनर्जी से आपका जो दिन है वो बना दें। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम रोज़ाना प्रोग्राम के आगाज़ में कोई ना कोई अच्छी बात तो करते हैं। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और उस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि हिम्मत दिखाने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ एहसास की ज़रूरत होती है। तो दिखाते हैं आपको, प्लीज़। अब एक खातून है जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं और उनको रक्षा जो है वो टक्कर मारता है और ऐसे में भाग के ये बच्ची जो कि स्कूल गोइंग है ये इस रिक्शे को उठाती है और उसके बाद बाकी लोग जो है वो इनकी, अच्छा ये माँ बेटी हैं, अगर माँ बेटी ना भी होते बिल्कुल ठीक है तो भी ये हमें सबक देता है कि अगर आप हमारे यहाँ भी अल्लाह ना करे सब हादसे से बचे, लेकिन अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि लोग फौरन से एक तो और कराची में ज़्यादातर शारा फैसल पे ही हो रहा होता है, तो लोग सबसे पहले तो वो दे स्टार्ट शूटिंग दिस। लेकिन तो फैसल ये सिर्फ कराची का नहीं है, ये हमारे ओवरऑल हर जगह का ही यही है और कि कोई वाकया रोनुमा हुआ और बजाय मदद के लिए पहुंचने के हम सबसे पहले वीडियो कैमरास निकाल लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो इस अच्छी खबर के साथ अब बड़ी खबर। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला सुलझने के बजाय उलझने लगा। असेंबली हॉल की लाइट्स बंद करने समेत राहदारी से अरकान की गिरफ्तारी पर सार्जेंट एट आर्म्स कौमी असेंबली को 4 माह के लिए मौतली की सजा। मामले की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर शहबाज और बिलावल में अहम मुलाकात। क्या कुछ होने जा रहा है बताएंगे आज प्रोग्राम में। अमरीकी इंतखाबात के दुनिया भर में चर्चे। ट्रंप और कमला हैरिस में पहला टाकरा। लफ्जों की गोलाबारी में यूएस की तरक्की की बातें। अमरीकी इंतखाबी दंगल के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, प्रोग्राम में बात होगी इस पर। डोमेस्टिक क्रिकेट का मैदान आज से सजने को तैयार। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप में खिलाड़ी भरपूर एक्शन में नजर आएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे। और लफ्जों को जोड़ना और जोड़कर तोड़ना, स्क्रैबल के खेल में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। लगातार 5वीं मर्तबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाला पहला मुल्क बन गया। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को मात देने वाले स्क्रैबल जो चैंपियंस हैं वो हमारे साथ होंगे। ऑलराइट। सुबह सुबह तमाम तर जो कॉर्पोरेट इदारों में काम करने वाले लोग हैं वो मेरी तरह सूटेड बोटेड और टाई लगा के पहुंच चुके होंगे। बाय द वे आई एम वेयरिंग दिस ब्लू टाई, डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये दिस शोज द पावर ना, और ज़्यादातर जो अमरीकी इंतखाबात के जो मुबाहिसे होते हैं उसमें पार का मुजाहरा होता है और शूटिंग्स बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हम शूटिंग और टाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात की। नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग तो 5 नवंबर को होगी और अमरीका की जो रिवायत है उसके मुताबिक जो सदारती दौड़ में शामिल उम्मीदवार होते हैं वो 1-on-1 मुबाहिसा करते हैं ना, दैट डिबेट जो कि बड़ी क्रूशल होती है। और अब ये डिबेट हो रही है ट्रंप और कमला के दरमियान। साजिद तारर रिपब्लिकन रहनुमा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अमेरिका से हमारे साथ जो है मौजूद हैं। यकीनन आप रिपब्लिकन सदारती मुहिम में मसरूफ़ हैं, इसके बावजूद आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसेस बताइए, इलेक्शन मुहिम में मुबासे की क्या अहमियत होती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है कि
दोनों कैंडिडेट जो हैं कौम के सामने आके अपना मैंडेट रखते हैं, अपनी पॉलिसीज बताते हैं कि वो अपने अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या किस तरह के इकदाम करेंगे और कौम को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनको वोट दे। अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से ये सिलसिला जो है वो जातियात पर आ चुका है बजाय इंस्टेड ऑफ पॉलिसी रिलेटेड। लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इस इलेक्शन में खासकर ये बताना चाहूंगा कि कैमला हैरिस जो कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, एक चोर दरवाजे से इस जगह पर पहुंची हैं। वो इस तरीके से कि प्राइमरी डिबेट्स दोनों पार्टीज के अपने अपने लोग अपने दूसरे हम ख्याल लोगों के साथ डिबेट करके उसको प्राइमरी कहा जाता है। तो प्राइमरी में जो एक जीतता है कैंडिडेट उसको प्रेसिडेंशियल टिकट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कैमला हैरिस इसलिए चोर दरवाजे से आई हैं कि उन्होंने प्राइमरी के लिए प्राइमरी में से दूसरे लोगों के साथ compete नहीं किया, कौम को असली चेहरा नहीं दिखा सकी वो। उनको बाइडन ने जब दस्तबरदार हुए अपनी कैंपेन से तो अल्टीमेटली शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट और उनको बराक ओबामा और जो दूसरे डेमोक्रेट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एंडोर्स किया। लेकिन साहब अब देखिए ना, सिचुएशन ये है साजिद साहब कि कमला ने मुतासिरकुन गुफ्तगू तो की है, ट्रंप पर बराह रास्त उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अब अमेरिका में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस सब की वजह उन्होंने ट्रंप को करार दिया है और दुनिया की जमहूरियत के लिए उन्हें खतरा भी करार दिया है और ये भी खदशा जाहिर किया कि ट्रंप के सदर बनने से रूस अमेरिका पर हावी हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल इस चीज से डिनाई करूंगा वो इस तरीके से कि आज कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, आज भी वो व्हाइट हाउस का हिस्सा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब महंगाई में किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरा, कल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चैलेंज किया कि आज आप आओ मेरे साथ, अभी जाकर हम बॉर्डर को बंद करने के लिए बिल साइन करें, लेकिन उस पर भी वो नहीं कर सकी थी। कैमला हैरिस बाइडन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से दूर होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कैसे दूर हो पाएंगी क्योंकि अभी तक वो व्हाइट हाउस का हिस्सा है। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना केस कौम के सामने रखा कि सारी चीजें फॉल ऑफ काबुल के बाद शुरू हुई। हर जंग जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो फॉल ऑफ काबुल है। जिस तरीके से 13 सोल्जर्स की डेड बॉडीज उठाकर $85 बिलियन का असला टैंक रात के अंधेरे में जब अमेरिकन वहां से भागे तो उसका फायदा प्रेसिडेंट पुतिन ने उठाया, वो यूक्रेन पे चढ़ दौड़े। और आज चाइना इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ताइवान के गिर्द चक्कर लगा रहा है। गाजा का जंग का भी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाइडन, ओबामा और कैमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन को करार दिया वो इस तरीके से कि ईरान को इन्होंने पैसे दिए बराक ओबामा ने, और उसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस जो है वो कमजोर की, जिसकी वजह से आज ईरान बहुत ज्यादा तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है और जो पैसा बना रहा है वो सारा अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू हमास एंड हिजबुल्लाह, और जिसकी वजह से 7 अक्टूबर हुआ और आज वो भी जंग जो है सारी दुनिया के सामने है। 42,000 के करीब सिविलियन औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं। कैमला हैरिस की पॉलिसी उसके लिए है, अगर सामने फलस्तीनी खड़े हों, अगर लोग फलस्तीन के लिए नारे लगा रहे हों तो कह देती हैं कि हम इजराइल का एम्बार्गो करेंगे, लेकिन उसी दिन शाम को $20 बिलियन का पैकेज दे दिया गया। बिल्कुल साजिद साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप की बातों से जाहिर हुआ कि अगर वो सदर बन गए तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। क्या उनकी सदर बनने से मशरिक वस्ता में कोई नई जंग का खतरा होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार अपनी कल डिबेट में भी ये कहा है और मैं तकरीबन आज से 1 महीना पहले उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूँ 1 हफ्ता भर, ताकि उनकी स्पीचेस सुन सकूं, उनसे बात कर सकूं। मैंने बार बार उनसे पूछा कि आपका यूक्रेन के बारे में स्टैंस क्या है, गाजा पे आपका स्टैंस क्या है। तो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि कैमला हैरिस के हस्बैंड भी जूइश है और आज जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडन कैमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो टोनी बिल्किन है वो भी जूइश है, हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जैक सुल्वन वो भी जूइश है। तो उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा है। दोनों पार्टियों के अंदर हैवी सपोर्टिंग है जूइश अमेरिकन की तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग को किस तरह रोकने की सलाहियत रखते हैं वो इस तरीके से है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर देखा जाए
तो उनका हमेशा ये स्टैंस रहा है कि मैं चाहता हूं कि इजराइल अपना ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करके वापस अपने कंट्री के अंदर वापस चला जाए। ये जो मुसलसल नॉन स्टॉप बॉम्बिंग है ये नहीं होनी चाहिए, इसका इजहार वो कई दफा कर चुके हैं। दूसरा, यूक्रेन के बारे में वो समझते हैं कि पुतिन के साथ उनके रिलेशनशिप है, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी रिलेशनशिप है। नेटो की फंडिंग के बारे में वो अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो काफी हद तक वो जंग कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में गाजा इस वक्त इस बर्निंग पॉइंट, एक नॉन स्टॉप जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक अजियत चल रही है, निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब has positioning और capacity and abilities to stop them. ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ हमारे साथ मौजूद थे। और अब पूरी दुनिया जो है वो फोकस किए हुए है कि यूएस इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे इससे जो इस वक्त बर्निंग पॉइंट है या जो एक पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड बना हुआ है मशरक़ वस्ता, गाज़ा और इसराइल का इशू, उसका क्या होगा, इस पे हम आगे चल के भी प्रोग्राम से बात करते रहेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं जी? वहाँ तो इलेक्शन का वक्त हो जाता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो जाता है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। खातिनों हजरात, इस वक्त जो आप ये चमचमाती ट्रॉफीज देख रहे हैं, ये कौन लेकर आया है और किस खेल में लेके आया है? वैसे तो ट्रॉफीज हम एसोसिएट करते हैं जी बड़े बड़े स्पोर्ट्स और बड़े बड़े एथलीट्स, लेकिन हमारे जो ये नन्हे ब्रेन्स हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान का सरफखर से बुलंद किया है। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, सबसे पहले तो भाई सोनिया, अगर आप कॉफी का कप रख लें और हम इनको ताली बजा के वेलकम कर दें, और अगर आप कप पे ताली बजा दें तो कोई मसला नहीं, तो हम भाई तालियां बजाते हैं भाई आपके लिए। सबसे पहले तो अफान हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम और बिलाल, आप सबको वेलकम करते हैं हम। वेलकम टू दुनिया बोल है, एंड आई मीन आउटस्टैंडिंग। मुझे सबसे पहले तो भाई ये बता दें कि ये ट्रॉफीज कौन कौन सी हैं। तो ये जो सबसे बड़ी वाली ट्रॉफी है ये मेरी, और ये वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी। वर्ल्ड चैंपियन सलमान साहब हैं। अच्छा, ये वाली ये मेरी है। ओके, दिस इज फॉर अंडर 14 वर्ल्ड चैंपियन। एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ मौजूद है भाई। और ये किसकी है? ये भी मेरी है। ये भी तुम्हारी है? अच्छा, ये किस चीज की है? ये ऑल ओवर द टूर्नामेंट था ना, 138 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें से मैं 6th फिनिश किया था मैंने। ओके, और वो जो तुम दोनों ने बीच में दबा के रखी है, ये टीम ट्रॉफी है। पाकिस्तान, ये ट्रॉफी जो है, दिस इज द टीम ट्रॉफी। तो आउटस्टैंडिंग भाई, सबसे जबरदस्त। मुझे खुशी इस बात की है तो कि एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ क्रिकेट कोई ट्रॉफी नहीं आ रही है, ठीक है, जो हालात हैं वो सभी को पता है, लेकिन इट्स ओके। बट ये देखिए, नन्हे मुन्ने से बच्चे ट्रॉफीज लेके आ रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। So let's start the thing. How was the experience? कोलंबो में आप लोगों ने जीता और माशाल्लाह से 5वीं मर्तबा पाकिस्तान ने अपना नाम किया, तो प्लीज़। तो एक्सपीरियंस तो वाज अनरियल। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, लेकिन फिर सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू किया कि हाँ भाई वर्ल्ड चैंपियन हो तुम। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, एंड मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए मैंने ट्रॉफ़ी जीती। दैट वाज अ अनरियल फीलिंग। कितने कंट्रीज थे, कौन कौन से? 15 कंट्रीज थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 138 प्लेयर्स। 138 प्लेयर्स। जी सोनिया जी, मुझे एक चीज़ जाननी है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो मोस्टली आजकल स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉल हो रहा होता है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये कैसे आप पढ़ाई के जानिब थे और कैसे इसमें उतर आए? आप लोगों को कैसे इसमें शगफ हुआ, लाइक इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और इतना आगे माशाल्लाह बढ़ गया कि ट्रॉफीज़ लेके आए आप? मैं हैप्पी हूँ में पढ़ता था, तो वहाँ पे मेरे सर थे, सर वसीम खत्री। उन्होंने हमारा इंटरेस्ट देखा और उन्होंने हमें उसके बारे में बताया, टूर्नामेंट्स के बारे में। और एक बहुत बड़ी वो थी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम PSA था, तो उन्होंने वो टूर्नामेंट्स कराते थे, हमने हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और जीते भी, तो इस तरह आगे बढ़ते गए। तो पहले स्कूल से स्टार्ट हुआ ये सब? स्कूल से स्टार्ट हुआ, हैप्पी हूँ। और भाई वर्ल्ड चैंपियन साहब बिलाल साहब, मुझे थोड़ा बताएं कि इसमें एज कैटेगरी और ये सारी चीज़ें, आपकी कैटेगरी कौन सी थी, और ये थोड़ा बताएं मुझे। मैं जो था वो अंडर 14 का वर्ल्ड चैंपियन बना, तो मैं अंडर 14 कैटेगरी में खेल रहा था। इसके अलावा और भी कैटेगरीज थी जिसके अंदर पाकिस्तान पिछले दीगर सालों में बहुत सारी ट्रॉफीज जीत के आ चुका है। पिछले साल मैं भी अंडर 12 का वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका हूँ, और एक्सपोजर तो बहुत मिला वहाँ से। और आपको सबसे अच्छी फीलिंग ये होती है कि आप दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करें, एक्सपोजर हासिल करें।
और उनके बारे में आप पता लगाएं और आप उनके दोस्त बने आप, तो आपको उनके बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से हैं, वो कैसा उनका रवैया है। दैट्स ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। वो पेरेंट्स जो देख रहे हैं इस वक्त, वो अपने बच्चों को ना सिर्फ इन एक्टिविटीज़ में बल्कि दुनिया भर के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है उसमें भेजनी चाहिए। अच्छा अफान, स्क्रैबल जो है अब बच्चे देख भी रहे होंगे, इसकी तैयारी आप लोग कैसे करते हैं? लाइक डू यू हैव टू डाइजेस्ट द थिसॉरस या डिक्शनरी बैठ के चाटते रहते हैं? नहीं। हाँ बताएं जरा। ऐसा कुछ नहीं है कि डिक्शनरी आप बैठ के खोल के पढ़ो, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। रट्टो-फाई वाली चीज नहीं है। टेल मी अबाउट द टेक्निक्स एंड ऑल। The technique is that there is a specific software for this. Okay. मतलब स्क्रैबलर्स के लिए सॉफ्टवेयर बना है, तो जिसको मतलब जो थोड़ा बहुत जिसको एक्सपोजर मिल जाता है ना इस गेम का, तो फिर वो इस सॉफ्टवेयर की तरफ आता है, और फिर सॉफ्टवेयर जो है वो आपको वर्ड्स प्रोवाइड करता है, लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो फिर रोज़ के हिसाब से वो लिस्ट आप पढ़ते हो और वो आपके पास आती हैं और फिर वो मतलब याद हो जाती हैं। या इसमें भाई फाउल वाउल का भी कोई होता है, कोई पेनल्टी? जरा इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बताएं ना बिलाल साहब। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है कि हम लोग जो टूर्नामेंट खेलते हैं ज़्यादातर वो 5 पॉइंट खेलते हैं, 5 पॉइंट चैलेंज पाकिस्तान में जो खेलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास अगर आप चैलेंज करते हैं किसी वर्ड को और अगर वो वर्ड वैलिड निकलता है, आपको नहीं पता होता वैलिड है इनवैलिड है। अगर वैलिड निकलता है तो आप ओपोनेंट को 5 पॉइंट्स दे देते हैं। और लेकिन अगर वो वर्ड इनवैलिड होता है तो ये ज़्यादातर इसमें होता है कि चाहे वो सिंगल चैलेंज हो चाहे कोई भी चैलेंज हो, आप अगर चैलेंज करते हैं और चैलेंज इनवैलिड निकलता है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड रिमूव हो जाएगा बोर्ड से और ओपोनेंट को 0 मिल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा उसका? हमारी एक्स्ट्रा आ जाएगी ना, ओके अच्छा, यानी कि अल्फाज में आपके पास जो बोर्ड है उस पे अगर आपके ओपोनेंट ने एक वर्ड बना दिया, ठीक है, और आपको लगा कि भाई ये तो इस तरह का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसको चैलेंज कर देंगे, ऐसा ही है। तो वो डिसीजन कौन लेता है कि जी ये वैलिड है या अनवैलिड है? वो है उसी सॉफ्टवेयर में एक वो है, दूसरी चीज़ है, उसके अंदर सर्च करते हैं वर्ड तो और दबाते तो वो वैलिड और अनवैलिड शो कर देता है कि वो वैलिड है या अनवैलिड सॉफ्टवेयर जो है वो खुद इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है इस तरह से ना, और बाकी के जो पेरेंट्स हैं उनको सीखना चाहिए कि बच्चों को बजाय वीडियो गेम्स थमा देने के या टैब्स थमा देने के उनको इन एक्टिविटीज़ में डालें, जो हम वो कहते हैं ना कि जी क्या एक्टिविटीज़ ही नहीं है इवन फॉर दैट से अगर आप टैब भी थमा रहे हैं तो उस पे जो पॉजिटिव पेरेंटल गाइड होती है ना वो ज़रूरी होती है। ओके, तो भाई आप माशाल्लाह 4 साल से यू आर इनटू द बिजनेस, राइट? ओके, जब वापस आए और आप लोगों की मेरे ख्याल से सुबह आप लोग वापस आए थे, है ना? रात की आप लोगों की फ्लाइट थी 4 बजे। तो कैसा आपका वेलकम हुआ? घर वाले हु वाज द मोस्ट हैप्पी? ऑब्वियसली पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैप्पी थे, मतलब पूरी फैमिली वहाँ पे जमा अच्छा, नहीं आपकी तो आदत बन गई ना। एक ऐसा भी होता है ना, से लोग कहते हैं कि अरे तुमसे तो टीवी में मुलाकात हो जाती है, नहीं, ना आया करें हम। हाँ तो फिर ऐसी बात नहीं है, तो सब आए हुए थे, मतलब पूरी पाकिस्तान की जो हमारी एक काइंड ऑफ फैमिली बन चुकी है, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की हमारी फैमिली बन चुकी है, वो सब वहाँ पे मौजूद थे एंड सब ने बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेलकम किया हमारा, हार वार पहना एंड मिठाइयाँ भी खिलाई। फीलिंग क्या थी उस वक्त? फीलिंग क्या थी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हार वार सिर्फ पहनाए या कोई प्राइज मनी का भी ऐलान वगैरह हुआ? प्राइज मनी तो फिर वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, ये ना पूछा करें ना भाई, गवर्नमेंट सुन लें आप प्लीज। हाँ भाई, आप लोगों का कैसा रहा और आप लोगों को किसने घर वालों की कैसी थी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस सारा? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पेरेंट्स हैप्पी हैं तो हम तो ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते हैं ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान की पूरी फेडरेशन हैप्पी है तो हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे। इसके साथ साथ हमारे BVS पारसियाज में पढ़ता तो वहाँ भी बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया। वहाँ पे आज ही मुझे ट्रॉफी स्टेज पे बुला के प्रेजेंट की गई और मैं उनको भी ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। और हमारे स्कूल के जो स्क्रैबल एंड चेस की कम्युनिटी है उसके पेट्रन सर आजर फ्रेडरिक विल्सन है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। वो स्क्रैबल और चेस को बहुत आगे प्रमोट कर रहे होते हैं। हमारे बता के आए ना कि मैं आने वाला हूँ हम हमारे मॉर्निंग शो में, है ना? बता के आए ना आप क्या कि जो जिन्होंने आपको ट्रॉफी दी है वो आप टीवी पे भी देख लें हैं भाई। ओके, और आपका कैसा वेलकम हुआ भाई? कौन, अच्छा ये बताएं, आप तो खुद इतने छोटे से हैं, तो आपसे छोटे भी हैं कोई घर में और उनको आपको एज इंस्पिरेशन लेते हैं? जी, मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ घर में स्क्रैबल खेलता हूँ, तो हम लोग रोज़ 2 गेम खेलते हैं, तो वो मुझसे सीखता है, मतलब मुझसे थोड़ा नीचे लेवल पे है वो।
तो हम लोग आपस में खेलते हैं हाँ, और छोटा उससे भाई तो practice आप तो होती है। छोटा भाई तो उसको छोटे लेवल पे कर दो, बहुत अच्छे। वो हमें क्या पता भाई तुमसे अच्छा खेलता हो, लेकिन जोक्स अपार्ट। अच्छा भाई, अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और स्क्रैबल की इंटरनेशनली जो है, अच्छा मुझे आपने कंट्रीज नहीं बताया, आपने किन किन को पछाड़ा है, किस किस को डिफीट किया, वो कंट्रीज के नाम बताया ना। श्रीलंका को हराया, ओके, इंडिया को हराया, बस मैं भी यही बस। सुनना चाह रही थी। इंडिया को तो लाइक बहुत गंदा हराया हमने, इंडिया को बहुत गंदा दे वर है। लाइक क्राइंग, है ऐसा हो रहा था। भाई। ये तो चलना चाहिए, नीचे लिख के लगा दे इसको कि पाकिस्तानी बच्चों ने भारतीयों को रुला दिया। खैर नहीं नहीं, वो भी दे आर आवर किड्स एज वेल, और उनको भी भाई बेस्ट ऑफ लक। इंडिया श्रीलंका एंड इंडिया, श्रीलंका, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया एंड नाइजीरिया एंड अफ्रीका की एक दो कंट्रीज। 138 प्लेयर्स, दिस इज ह्यूज। आपने शुरू में सोनिया से पूछा था कि आपकी एज के बच्चे और ये सर, मुझे बताएं कि आप इस एज में क्या कर रही थी? आपने इन पे तो रख के बता दी, क्योंकि मैं तो इस एज में या तो सड़क पे गिर के क्रिकेट खेल रहा था या फिर मैं देखिए, मैं लूडो चैंपियन थी, मैं बताऊंगी। मैं लूडो चैंपियन थी। तो अभी अगला सेगमेंट हम रखेंगे सोनिया पे, और उनको भी एक कोई कप वप देंगे। आप सांप सीढ़ी की चैंपियन तो नहीं थी? सांप वाप सीढ़ी, एग्जैक्टली, गुड, आप समझ गई होंगी। अच्छा बिलाल, अब मुझे ये बताएं कि आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, और आपने अंडर 12 चैंपियन, अंडर 14 चैंपियन, आगे अंडर 16 अगले साल नहीं, अंडर 16 पे खेलेंगे अब आप? जी इंशाल्लाह अगले साल तो इंशाल्लाह अंडर 16 में ही खेलेंगे, और इंशाल्लाह अगले साल ये भी टारगेट करेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल चैंपियनशिप भी होती है, नेशनल स्क्रैबल चैंपियनशिप, उसके अंदर भी पाकिस्तान के टॉप रैंक प्लेयर खेलते हैं। उसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती, तो बूढ़े से बूढ़ा और छोटे से छोटा प्लेयर खेल रहा होता है उसमें। लेकिन यू कैन नेवर डाउट एनीवन्स क्रेडिबिलिटी, कोई भी किसी वक्त आपको चौंका सकता है, आप उनको पता नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह टारगेट द NSC, नेशनल स्क्रैबल चैंपियनशिप, क्योंकि उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के बहुत फेमस प्लेयर हैं एंड टॉप रैंक प्लेयर हैं वसीम खत्री, तो वो उसको काफ़ी सालों से जीत रहे हैं। तो अब हम भी थोड़ा टारगेट करें ना कि हम भी जीतें। ज़बरदस्त। वैसे एक बात बताइए, यूजुअली ये होता है कि जो टॉप मोस्ट प्लेयर्स भी होते हैं ना, चैंपियंस, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्या आपके यहाँ भी वही सीन है? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन है मेरी तरह, एंड मेरे छोटे भाई वो भी इसी फील्ड में थे। एंड फर्स्ट 2 days ऑफ द चैंपियनशिप ही वाज लीडिंग। फर्स्ट डे ही वाज अनबीटन एंड he was the first and I was second, and the second day I was first and he was second. But on the last day a little bit of bad luck and he just fell down to 11th position. ओके, तो आप ये तो बता रहे हैं कि आपने भारतीयों को रुला दिया, आप ये नहीं बता रहे कि आपने अपने भाई को भी धूल चढ़ा दी। नहीं, ये मैंने बताएं नहीं, ना। वो फिर किसी और से हार गए ना, और लोग किसी और से। जैसे ऊपर थे तो ऊपर हाँ। कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स से उनका मैचेस हुए तो वो हार गए। भाई अब ये एक वैसे ना आम एक वो होती है इस्तिलाह के जी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे ख़राब, लेकिन अब हमें इस चीज़ से अब आगे बढ़ना चाहिए। ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हम निसामी सरगर्मियाँ हैं, ये इतनी ज़्यादा अहम है और इसका आपने देख लिया नतीजा। तो भाई अफ़ान, बिलाल और मैं आपका नाम भूल गया, वैलिड इब्राहिम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरह चमचमाते रहें, खुश रहें और ट्रॉफीज लाते रहें। तो आपने लेके सीधा यहीं आना, ट्रॉफीज आप लोग लाते रहें, साथ में लेकर आइए। ऑलराइट। तो अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड हैव अ लुक एट दीस ट्रॉफीज वंस अगेन। वेलकम बैक जनाब। और सबकी सुबह हो गई होगी, हमने चैंपियन से मिलाया, और भी बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या क्या हो रहा है फैसल? स्पोर्ट्स हो रहा है, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो रहा है। हाँ, और क्रिकेट में चैंपियंस कप हो रहा है, और लेकिन हम जीत नहीं रहे। ये सब हो रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस और के सिलसिले को थोड़ा सा आगे खत्म करते हैं और अब बता दें कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक चैंपियंस वनडे कप, इसका आज से आगाज हो रहा है। ऑब्वियसली क्रिकेट लवर्स के लिए अच्छी तो खबर है, लेकिन इससे राउंड और भी बात। हाँ, आपने एक और ऐड कर देते हैं, आप पूछें। और
और इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो भी पाकिस्तान के अनाउंस हो गया, जिसके बाद जो है वो कांपे टांग रही हैं जो अनाउंस हुआ है स्क्वाड। ट्रॉफी की रनुमाई भी हो गई है, जो चैंपियंस कप है उसकी, और इसके अलावा भी क्या कुछ हो रहा है सब कुछ हम बता देंगे। तो फिर हम अपने साजिद खान भाई से क्या बात करेंगे, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साजिद भाई। सबसे पहले तो उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, और चैंपियंस कप उसका जो है अब आगाज होने जा रहा है। बहुत से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, बहुत से लोग कह रहे हैं अरे यार ये क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बताइए आप कौन से वाले कैंप में शामिल हैं? बहुत शुक्रिया फैसल, आपको और सोनिया को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में मॉर्निंग शो के जिस तरह आप दोनों लेके चल रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह यकीनी तौर पर बहुत कुछ हो रहा है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान कप यकीनी तौर पर आज जिस तरह खेला जाएगा, पाकिस्तान के साबिक कप्तान शादाब एक टीम की क़यादत कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जो कप्तान की ख्वाहिशमंद है वाइट बॉल में यकीनी तौर पर रिजवान क़यादत कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान कप। और जिस तरह आपने खुद फैसल इंट्रो में 17 रुकनी टीम इंग्लैंड का जिक्र किया, सोनिया फैसल याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, इंग्लैंड के घर में श्रीलंका ने टेस्ट मैच जीता कह के। तारीख की कम बहुत बड़ी बात होती है, कोई टीम नीचे चढ़ाए और उसके बाद ऊपर आए, तो ये श्रीलंका को क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद बॉलिंग कोच, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके फास्ट बॉलर में काम किया। तो ये चीज़ इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान टेस्ट टीम बहुत अच्छी हो सकती है। रेड बॉल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा सिलेक्टर को, कोचों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि आपकी 2020 की प्रैक्टिस ओडीआई में टेस्ट मैच की प्रैक्टिस ही नहीं है। मगर एक रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी के चेयरमैन फैसल, सोनिया, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, यकीनी तौर पर सरफराज अहमद को टेस्ट मैच का कप्तान बना दें, रिजवान को ओडीआई का बना दें, और शान शाह अफरीदी को 2020 का। मसला हल हो जाएगा, और ये मसला हल होना भी चाहिए। जिस तरह आप लोग जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खत्म हो गए, मार्केटिंग की जा रही है, बाबर मार्केटिंग की है। साजिद भाई, फिर ये जो बात की हमने इंग्लैंड के जो टूर होने जा रहा है, इससे पहले जो हमारा डोमेस्टिक चैंपियंस कप जो है, ये मदद कर पाएगा हमें आगे चल के? क्योंकि बहुत से लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये एक गालिबन कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, और हमें तो कोई इंग्लैंड के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, और वो बड़ा इवन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप वो तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश से फ्लाइंग कलर्स से पास होने के बाद जो हमने कारनामा सर अंजाम दिया, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो भूल ही जाए। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की तैयारी करनी चाहिए थी, या चैंपियंस कप करना चाहिए था? देखिए 4 डे टूर्नामेंट कराना चाहिए था, मगर पाकिस्तान कप जिस तरह ये कराया जा रहा है, जिस तरह 5 का कप्तान 5 मेंटोर को रखा गया, हाई बहुत ज़्यादा उनको पे किया गया। सैयद मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा बंदे हैं, काम करना चाहते हैं, जो एडवाइज़र हैं उन्होंने वो एडवाइज़र तो गलत दे दी सैयद मोहसिन नकवी साहब को। उनको चाहिए था एडवाइस देते, सर हमने टेस्ट मैच खेलना है, टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, हमारे लड़कों को 4 डे की प्रैक्टिस नहीं है। पर अब 1 डे फैसलाबाद में यकीनी तौर पर जो खेला जाएगा, सुबह 9:30 बजे भी होगा, 3 बजे भी मैच होगा। दे पैराडाइज बैटिंग विकेटें हैं, 5 बैटिंग विकेटों पे मैच जिस तरह खेले जाएंगे, 150 लड़कों से कम करके 75 लड़के हो गए। और मैं ये समझता हूँ 15 ओवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरा होगा। हर टीम के पास जो है साबिक कप्तान मौजूद है, 3 शागिर्द इस टीम में मेरे मौजूद हैं। शोएब मलिक की बात करूँ, सकीना की बात करूँ, सरफराज अहमद की बात करूँ, सवाल ये पैदा होता है ओडीआई में तो आप आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा देंगे। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की यकीनी तौर पर जिस तरह आज फैसल, सोनिया एक और ब्रेकिंग न्यूज ले रहे आप, अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। अंडर 19 टूर्नामेंट सोनिया जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस दिन सोनिया को प्लेटफॉर्म मिल गया ना, ये जो सब कहते हैं ना आई होती है क्रिकेट देख के, हम बैट्समैन को देख के, बॉलर को देख के बताते हैं। मैंने बता दिया सोनिया, जिस दिन सोनिया ने फ्रंट पे आ गया, जिस दिन प्रोग्राम कर ले, ये सबको पीछे छोड़ देगी, जिस तरह के इसमें टैलेंट है। इसी तरह पाकिस्तान अंडर 19 की जो टैलेंट के साथ जो जुलूम कर दिया ना, आप मुझे बताओ फैसल, लड़के होटल पहुंच गए, मैच हो गया, ये 2 सेंचुरियां हो गई, पहले दिन 2 सेंचुरियां हो गई। तो यही तो बताने का मकसद है, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। फिर अंडर 19 में निदर डार को हटा दिया। वो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की कप्तान तो अच्छी थी, हटाना तो वसीम को हटाना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान का सिस्टम में यकीनी तौर पर ऐसे लोग आ गए हैं जो क्रिकेट को डैमेज करना चाहते हैं। हम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलने चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ओडीआई की। भाई ओडीआई में आपके लड़कों के पास टेम्परामेंट नहीं है, टेम्परामेंट टेस्ट मैच का नहीं है। फिर आपके जो आबरार जो था
वो अनफिट कैरी करता रहा, उसको खेलने का शौक नहीं है। फिर उसको आप शाहिनशाह अफरीदी की बात करें, नसीम की बात कर लें, सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा सेंटर काउंटर कब तक अनाउंस नहीं हुआ है, फिटनेस टेस्ट का भी नहीं पता। 60% फिटनेस टेस्ट आपको पास करना है, 60% फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए आपको राउंड भी लगाना है, 3 रन भी लेना है। तो सवाल ये पैदा होता है, ओडीआई टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आज से सारा ध्यान जो है, देखो फैसल सिर्फ ग्राउंड में तमाशा ही आ जाएंगे, एंटरटेन क्रिकेट होगी, चौके छक्के लगेंगे। चौके छक्के तो पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग को खराब की जा रही है। सवाल ये बताइए, पाकिस्तान सुपर लीग को खराब करने की बात हो रही है, हमारा अपना ब्रांड 2020 का ब्रांड था, अब पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर एक नया टूर्नामेंट शुरू करवा दिया गया है। पाकिस्तान कप की जो हाईलाइट्स है सभी बनने की बात। बिल्कुल, मुझे एक बात बताते चलें क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम है, जो चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप कप जो हो रहा है, इससे आपको कुछ उम्मीदें हैं या नहीं? सोनिया, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे देखे ना, आपके पास चंद गिने चुने लड़के हैं जो पाकिस्तान के पास हैं। आप मुझे बताइए, कप्तानी की लड़ाई में कप्तान सबसे बड़ा बुनियादी तौर पर फैसल, इंग्लैंड का कप्तान आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास कप्तान उनके साथ आ रहा है। हमारे पास तीनों फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद मौजूद है, वो कप्तानी करना जानता है। ये सारे कप्तान थोड़ी हैं, आपका सिंपल मैंने बता दिया, सरफराज को कप्तान बनाए, टेस्ट मैच की कप्तानी दे दे उसको, पाकिस्तान की टीम सीनियर जूनियर खिलाड़ियों के साथ जाएगी, आपकी टीम सेट हो जाएगी। 5 बॉलर 6 बैट्समैन। साजिद भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बात जो है वो मुख्तदर हलकों तक पहुंच जाएगी। वैसे तो आप खुद भी पहुंचा देंगे, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया साजिद खान हमारे साथ मौजूद। तो चैंपियंस कप जो है उसका आगाज तो होने जा रहा है, लोग आएंगे भी और देखेंगे भी। अच्छी बात ये, इस सब में एक अच्छी बात यह है कि फाइनली अब फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम में दोबारा क्रिकेट होने जा रही है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स को आबाद करें, बच्चों को एंगेज करें ताकि मजीद चैंपियंस जो हमारे सामने। अभी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं निकालते हैं। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं दुनिया बोल है में। और अब दिन जैसे जैसे चढ़ता जाएगा वैसे वैसे गहमा गहमी होती जाएगी। हम किस गहमा गहमी की बात कर रहे हैं? कोई फेस्टिविटी है क्या? नहीं, कोई फेस्टिविटी नहीं है, या कोई खास दिन है, नहीं। गहमा गहमी इज पाकिस्तान में गहमा गहमी का मतलब है सियासत। तो जैसे जैसे दिन गुजरते भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 दिनों में बहुत कुछ हुआ। हंगामा आराई हुई, पथराव हुआ, इस्लामाबाद से फिर मामला जो है वो गिरफ्तारियों तक चला गया, और उसके बाद अब एहतजाज की कॉल्स जो हैं वो दी जा रही हैं। कौमी असम्बली की लाइट्स बंद करना, मुबैना तौर पर असम्बली के अंदर या उसकी राहदारी से अरकान की गिरफ्तारी, अब इसको सियासी हलकों में इंतहाई गैर मुनासिब अमल समझा तो जा रहा है। इस मामले को 3 दिन भी हो गए हैं, बाज़गश्त अब भी बरकरार है। और कल ये हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी पर जो सार्जेंट एट आर्म्स हैं उनको 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है, और मामले की तहकीकात के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को खत भी लिख दिया है। बट द क्वेश्चन इज, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ज़रा इस सब पे बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं, एक कशमकश है, एक धींगा मुश्ती है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जे पाकिस्तान, अब हमें कहना चाहिए कि इफ़ नॉट अ टर्मोइल तो ख़राब सूरत हाल है मईशत के तौर पे। तो एक सियासी कशमकश है वो बढ़ती जा रही है, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। सबको समअप कैसे करेंगे आप जो पिछले कुछ 3-4 दिनों में हुआ है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में बात की थी, पहले लोग इंटरटेनमेंट की तरह चैनल देखते थे, आजकल न्यूज़ और टॉक शो देखते हैं, उन्हीं में से इंटरटेनमेंट भी मिलती है। आप लोग भी थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के थोड़ा सा और अच्छा बेहतर हो जाता है, तो लोग एंजॉय करते हैं। पहली बात तो ये है। आप एंजॉय करते हैं नहीं करते ये बताएं? मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ। बस तो फिर हम भी जो मिर्च मसाला वहाँ पार्लियामेंट में लगा रहा होता है वो भी बहुत एंजॉय करते हैं। आप वहां से ना लगे तो फिर हमारी क्या मजाल कि हम मिर्च मसाला लगाएं। प्लीज गो ऑन। बस तो दोनों तरफ से एंजॉय होता है, और दोनों तरफ से आज बराबर। बात ये कि तारीख में पहली मर्तबा जहाँ तक मुझे याद है कि असम्बली के ऊपर इस तरह चढ़ाई की हो और मुखालिफ पार्टी के यानी पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे जितने भी हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हमने एहतियाती या उनको सपोर्टर के बावजूद हमने मजम्मत की कि ये बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या है। अगर पार्लियामेंट के ऊपर भी चढ़ाई की जाए तो फिर रह क्या जाता है।
लेकिन ये भी ना बोलिए कि माजी में जहाँ पीटीआई की हुकूमत थी और वहाँ मैं खुद मौजूद था पार्लियामेंट लॉजेस में, और मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के एमएनए थे, उनके घर पे घुस के, दरवाजे तोड़ के, शीशे तोड़ के और अंदर पुलिस वाले घुसे और रात 3 बजे तक उस वक्त में मौजूद था, साथ में जो हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माजी में किसी और के खिलाफ हुआ हो तो फिर आज उनके खिलाफ हो जाए, तो इस पॉलिसी की हम हरगिज़ खिलाफ है। और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने असम्बली में जो स्पीच की है, और मेरे ख्याल में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये पहला मौका है जो बिलावल साहब ने तमाम सियासी पार्टियों को एक पॉइंट पे एकजा किए कि पार्लियामेंट की इज्जत करनी है, जिसको आप मिसाक पार्लियामेंट भी कह सकते हो। सवाल ये है कि उन्होंने ये भी साथ किया कि अख्तर मेंगल साहब या पीटीआई वाले अगर सोच रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दिए, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां आपकी हल्के के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी मसाइल जो है ना वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे उजागर करें। आपको कि हमारी सियासी इख्तिलाफ जरूरत है, आप अपनी बानी कायद के लिए जरूर जदोजहद करें, उसकी रिहाई के लिए मुकदमात भिड़े वगैरह वगैरह, मगर पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां आपकी जो अपने हल्के उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी के बाद पहला मौका ऐसा है कि तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हुई है। लेकिन अब देखना ये है जो आपने बताया कि वो सार्जेंट एटाम उनको 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। उस बेचारे की क्या औकात है, वो बंदा ऐसी है, उसके पास तो बंदूक भी नहीं है, और तो वो तो एक हेड होता है सिक्योरिटी का, उसमें अगर मेरे और आप जैसे 2-3 आदमी आ जाए तो उसको उठा के बाहर फेंक दे और वो कुछ नहीं कर सकेगा, तो उसको मुअत्तल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात भी अप्रिशिएटेबल है कि स्पीकर ने पहले दिन एक्शन लिया है, जबकि माजी में ऐसा नहीं हुआ था। तो लेकिन साथ साथ ये मैं कहूँगा कि ये काफ़ी नहीं है कि सार्जेंट जो बगैर वो सार्जेंट एट आर्म तो कहते हैं मगर बंदूक नहीं होता है। वो आपने देखा होगा असम्बली के फ्लोर पे जो वर्दी में लोग होते हैं जिसको सार्जेंट कहते हैं या सिक्योरिटी कहते हैं, उसके पास असला नहीं होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे काम नहीं बनेगा, इसको प्रॉपर तफ्तीश करके, और सबसे बढ़कर असम्बली के हर फ्लोर पे, हर गली में, हर जगह पे सीसीटीवी मौजूद है। तो वो सीसीटीवी जो है ना, ये 16 रखनी जो कमेटी बनी है उनके सामने पेश कर दें, और जो अगर लोग पकड़े गए या जो लोग की निशानदेही हुई है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक ही जगह बची है उसके ऊपर भी अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं बच सका तो उसके आगे क्या बचता है। तो मेरे ख्याल में अभी मजीद इक़दामात की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिलावल भुट्टो की जो है वो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो उसमें क्या गुफ्तगू हुई, हमें कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप? मैडम, अगर मैं वहाँ बैठा हुआ था तो जरूर बता देता, तो मैं तो नहीं था। अब क्या गुफ्तगू हुई, यकीनन पीपल्स पार्टी एक सर, हम बिल्कुल मिर्च मसाला नहीं बढ़ाएंगे उसमें, आप बता दीजिए। नहीं, मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी यकीनन जो हमारे सिंध में सैलाब के हवाले से जो या 21 लाख मकाना जो बन रहे हैं उनके फंड के हवाले से, या पंजाब में जहाँ हमारे MNA MP है उनको खदशात है कि वहाँ उन अफसरान को लगाएगी है जो पीपल्स पार्टी की एंटी है, और फिर उसके अलावा ओवरऑल महंगाई के हवाले से, ओवरऑल बजट के हवाले से, ओवरऑल निजकारी के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई, PWD के लिए जो आवाज़ उठाई, इस तरह इदारों के निजकारी और उनको बंद करना, इसके हवाले से जो ना यकीनन ये सारी गुफ्तगू उसी पर हुई थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पार्टी के सपोर्टर होता है या हुकूमत के सपोर्टर होता है तो वो अक्सर फक्तर मुलाकात भी करते हैं और अपने जो खदशात है या अपनी जो गुजारिशात है वो फिर उनके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा कादिर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जो कुछ माजी में हुआ वो भी हमारे सामने, माजी में तारीख़ है सियासी पाकिस्तान की, माजी में इसी पार्लियामेंट पे चढ़ाई भी हुई, हमला भी हुआ, गेट भी फलांगे गए, और ना सिर्फ पार्लियामेंट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में कपड़े टांगे गए, और आप यू नो इट वेरी वेल। अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम इस चीज़ को पसे पुश डाल दें कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, PTI का हो, MQM का हो, पश्तू खामैब, किसी का भी हो, एक पार्लियामेंटेरियन की सेंक्टिटी है, और वो सेंक्टिटी ये है कि मैंने अपने वोट से आपको वहां भेजा है। तो आप पार्लियामेंट की सेंक्टिटी जो है वो इज इक्वल टू अवाम की सेंक्टिटी। इस अवाम की सेंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए क्या अब सबका एकजुट हो जाना, इसका वक्त नहीं आ गया? देखिए, मैंने आपको पहले जिक्र किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्पीच अगर आप पूरा सुन ले, उसी बात की जो आप बात फरमा रहे हो उन्हीं की निशानदेही कर रहे थे कि ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी हल्के के लोगों की आवाज यहाँ बुलंद करें।
और जो आसपास लोग बैठे हुए हैं या जो आपको पूरे मीडिया देख रही है वहां पे गिर है मीडिया के, तो वो सारी चीजों की निशानदेही करते हैं कि फलां साहब ने, फलां एमएनए ने अपने हल्के की ये मसाइल से आगाह की है, और या कोई झड़प होता है तो उस हवाले से भी सब कुछ बताते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो, वहां आप बगैर किसी एडिटिंग के आप बोल सकते हो वहां पे, मतलब टॉक शो में या दूसरी जगह पे तो फिर भी चैनल वाले एडिटिंग कर लेते हैं या मतलब काट लेते हैं, एडिटिंग से मुराद मेरी ये है। लेकिन वहां एक ऐसे कि आपको ओपन फ्लोर है, आपके जो दिल में आया वो आप कैसे, आर्टिकल 9 के तहत जो है ना कोई अदालत उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकती है, कोई अदालत उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकती है जो असेंबली के फ्लोर पे कोई मेंबर बोलता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ऐसी जगह तमाम पार्लियामेंट के या 25 करोड़ आवाम को जो नुमाइंदे उनको मुहैया है, तो उसकी अगर लाज हमने नहीं रखनी है तो कौन रखेगा। और माजी की जो बात आप की है वो माजी से ज्यादा ये वाला खतरनाक था। उसकी वजह ये कि माजी में तो सुप्रीम कोर्ट या हाई असेंबली के दीवार पलांगे गए, यहाँ तो अंदर घुस के मेंबर को गिरफ्तार कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा सीरियस है, न माजी वाला अप्रिशिएटेबल है न अभी वाला जो है अप्रिशिएटेबल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इसी वजह से ये 16 रकनी कमेटी बिलावल साहब की तजवीज़ पे बनी है, और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो है ना उसके लिए बेहतर कवानीन, बेहतर रूल्स बनाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। और इसके बाद जो है वो हम रहीम यार खान की कुछ खबरें देने वाले हैं। एब्सोल्युटली। अब रहीम यार खान में कौमी असम्बली का हल्का है NA 171, यहाँ ज़िमनी इंतखाब होना है, पोलिंग शुरू हो गई है और हल्के में पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, बताइए, पोलिंग का अमल जो आगाज़ हो गया है, क्या तमाम तर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमल का आगाज़ हुआ है? कुछ इत्तलात हैं कि कुछ गड़बड़ भी हुई है कहीं कहीं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 171 के हल्का में, जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सुबह 8 बजे जो इंतखाबी अमल पोलिंग का शुरू हुआ था वो शाम 5 बजे तक बिला तातल जारी रहेगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये जो हल्का है जहाँ पर आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ये एक MNA जो PTI के थे उनकी वफात के बाद ये सीट खाली हुई, जहां पर आज पीपल्स पार्टी की तरफ से मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI की तरफ से हसन मुस्तफ़ा, जिनमें कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है। मजमूई तौर पर 7 जो उम्मीदवार हैं उनमें यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। इस हल्के में 5 लाख से जायद जो वोटर है, मर्द और खवातीन, उनकी तादाद है। और यहाँ पर अगर मैं 7 ये बताता चलूँ कि यहाँ पर 300 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 62 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास और 7 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और जो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं वहां पर पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में तैनात है और जो इंतजामिया है उनकी ठीक है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर वड़ाइच, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। तो अभी सोनिया हम ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दुनिया बोल है को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर शाज़ और नादिर ही आती है। हमारी हॉकी का तो अब ये हाल हो गया है कि ओलंपिक्स में तो हमारी कौमी टीम क्वालिफाई तक ना कर सकी, लेकिन एक बार फिर कमबैक हुआ है। ऑलराइट। और हॉकी में पिछले कुछ महीनों से एक खुशगवार जो फ्रेशनेस है वो हम देख रहे हैं, और इससे पहले वाले टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था, और इस टूर्नामेंट में भी हमने जो इससे पहले 2 मैचेस खेले थे मलेशिया और कोरिया के अगेंस्ट, हमने 2-2 ड्रॉ किया कोरिया के खिलाफ। हमें जीत जाना चाहिए था, लेकिन वो आखिरी मिनट में 3 गोल हुए, वो बड़ा सनसनीखेज मुकाबला रहा। और रिसेंट मैच जापान को हमने हराया, जिसने इससे पिछले टूर्नामेंट में हमें शिकस्त दी थी। तो इस पर हम बात करेंगे। साबिक हॉकी ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं आपके चेहरे पर खुशी के तासुरात भी देख रहा हूँ। पाकिस्तान ने जापान को हराया है, पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो बेहतर हुई है इस टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान हॉकी अब अच्छा करने लगी है। सबसे पहले तो बताइए कितने खुश हैं आप और इसकी वजह क्या समझते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको सुहेल और साथी को अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने अभी रिपोर्ट भी पेश की और आपने खुद भी बयान किया कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अजलान शाह के बाद कुछ बेहतरी की तरफ जा रही भी।
इस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चीन में हो रहा है, इस पे भी पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे है और मुझे उम्मीद है कि आज जो दोपहर मैच खेला जाएगा चीन के खिलाफ वो भी जीतेगा। पाकिस्तान में अनलकीली कहें कि दो फेडरेशन काम कर रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान को खास तवज्जो नहीं दे रही। फंड की प्रॉब्लम है यहाँ। PHF कहती है कि हम उधार की टिकटें लेके गए और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहता है कि 27 खिलाड़ियों की लिस्ट दी जाके हमने टोटल 20 की ऑफिशियल के साथ अप्रूवल दी। तो इस किस्म के हालात में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो कोच अभी इस खेल से टूर्नामेंट से 2 दिन पहले गए ताहिर जमान, वो कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है कि अनसर्टेनिटी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खेल रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि कोरिया और मलेशिया के खिलाफ ड्रॉ रहा, क्योंकि पहले भी ये ड्रॉ 2 दफा कर चुके हैं 2 टूर्नामेंट में। इस दफा कुछ बेहतर करना चाहिए था, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने जापान जैसी मुश्किल टीम को एक के मुकाबले में से हराया, तो ये काफी अच्छी खबर है। और अभी 14 तारीख को जैसे भारत के साथ होगा, तो वो भारत इस वक्त दुनिया की तीसरे नंबर पे टीम है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। लेकिन जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो अंडर प्रेशर वो भी हो। मुझे उम्मीद है खिलाड़ी और कोच सब मिलके अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि हुकूमत पाकिस्तान कुछ उनके मुताबिक सोचे, कुछ हॉकी के मुताबिक सोचे। मैं एक बात पूछना चाहूँगी सर कि हॉकी, जैसे अभी हम लोगों ने कहा भी कि शाज़ व नादिर ही हॉकी के बारे में कोई न्यूज़ भी सुनने में आती है। मतलब हार्डली ऐसा होता है कि हॉकी के गेम्स या हॉकी प्लेयर्स के नाम तक हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होते, लेकिन कमबैक होने जा रहा है। सो इससे आपको लगता है कि हकीकतन कमबैक होगा, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो हाईलाइट होंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो सब बोल्ड चैनल का और बाकी चैनल्स का जो हॉकी को प्रमोट करते रहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं वो न्यूज़ देते रहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मुझे 5 खिलाड़ियों के अलावा किसी खिलाड़ी का नाम नहीं आता, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो और पाकिस्तान की टीम कम से कम फाइनल खेले या सेमीफाइनल खेले, तो सबको पता चलेगा कि ये कौन सा खिलाड़ी क्या अच्छा खेल रहा है, कौन फ्लिकर है, गोलकीपर कितना अच्छा है। तो ये जीत से ही सारी चीजें होती हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोई बड़ा अच्छा मजबूत किस्म का प्रोग्राम दे 4 साल का हुकूमत पाकिस्तान को थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और फिर हुकूमत पाकिस्तान उसमें फंडिंग करे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई इंटरफेरेंस ना हो तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। और इन खिलाड़ी जो कि पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, उन मुश्किल के बाद जो उसका बैक जो स्टॉक था और बैक जो पैसे थे पुराने वो मिले तो और अच्छा खेलेंगे। और जैसे विद इन एशिया आप कहें कि सिवाय भारत के बाकी सारी टीमें, मलेशिया ले लें, कोरिया ले लें, जापान ले लें, चाइना ले लें, उनका स्टैंडर्ड एक ही है। तो हमने सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है जिसकी वजह से हम सब कुछ बेहतरीन ला सकते हैं। तो हो सकता है ये चांसेस बन सकते हैं। समीर साहब, आपने मेरे जो है ना मुंह का सवाल छीन लिया, लेकिन मैं फिर भी मैं कर देता हूँ। बहुत से नाकदीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये और इससे पहले सुल्तान शाह अजलान कप, इसमें वो सेकंड टियर की टीम्स थी, इसलिए पाकिस्तान ने अच्छा किया। और बहुत से लोग कह रहे हैं अभी इंडिया से जब होगा, ऑब्वियसली इंडिया ने अपने आप को यूरोपियन लेवल की हॉकी तक लिफ्ट कर लिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और इस तरह की टीम्स हों, तो उनके खिलाफ हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं। बट जो सेकंड टियर टीम्स हैं, मलेशिया, मतलब इनको तुम बगैर पानी पिलाए भी ख़त्म कर देते हैं ना सर, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। अब हम इनसे टफ टाइम खेल रहे हैं। सो डू यू एग्री टू दैट कि वाकई ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और करना भी चाहिए कि जब तक सही क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। हम अभी यूरोप के मुकाबले में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड ले लें, स्पेन ले लें, बेल्जियम ले लें, इससे हम 3 गोलों के मार्जिन से नीचे। जब भी मैच शुरू होता है तो मैं ये कंसीडर करता हूँ कि हम -3 में जा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम एशिया में पहले दूसरे नंबर पे आए और बेहतरी करें तो जब हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले तो हम क्रॉस करेंगे पहले 10 जो टीमें हैं। अभी हम 15वें 16वें में घूम रहे हैं। जब हम थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे, एशिया में नंबर 1 2 आएंगे तो 10 में आ जाएंगे। फिर कोच और मैनेजर और जिसको कहते हैं ना मेंटल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी चाहिए इन खिलाड़ियों को, तो बेहतर हो सकता है। यूरोपियन के मुकाबले में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप मुझसे मेरी तरह ही हॉकी जानते हैं देख देख के, तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बहुत फासला है। लेकिन फासला पहले भी था जो हम कवर कर लेते थे, अब भी होगा तो इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे जैसे भारत ने किया हुआ है। आप देखें कि 8-1 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है। इस किस्म के स्कोर तब होते हैं जब आपकी टीम सुपर फिट हो
मेंटली ठीक हो, गोलकीपिंग अच्छा हो और पेनल्टी फ्लिकर्स जो हैं वो उनके बेहतर हो, तो ये सब चीज़ें जब मिलाएंगे चांसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि किसी एक फेडरेशन को गो अहेड दे, उनको बताएं कि जी आप फेडरेशन और अच्छे लोग लगाए ताकि वो प्लान करें और 4 सालों का जो प्लान हो उस पर पाकिस्तान की हॉकी टीम और बेहतर। ये जो आपने बात की ना समी साहब, अच्छे लोग देखें, ताहिर जमान के साथ यू कैन नेम देम, आपके पास एक लंबी लिस्ट है हमारे तमाम तर हॉकी ओलंपियंस की, हमारे वर्ल्ड चैंपियंस की। इससे पहले डच जो कोच थे रॉन एटकिंस, वो पाकिस्तान के साथ रहे, बहुत सारे दीगर रहे। अच्छा, क्रिकेट में भी हम ये देखते हैं कि एक आजकल ना एक नई चीज़ आ गई है कि जी फॉरेन कोच जो है वो आप लाएं और वो ज़्यादा बेहतर हैं। समी साहब, एज ओलंपियन और एज अ हॉकी प्लेयर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फेडरेशन के मामला और इन सबको बालाताक रखते हुए कौन सा कोच इस वक्त टीम के लिए बेहतर है, हमारे अपने लोग या फिर हम कोई फॉरेन कोच लेकर आए? मैं सुहेल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक कहते हैं ना कि बर्डन शिफ्ट करने वाली बात, वो फेडरेशन ये कहती है कि जी हमने तो बाहर का कुछ भी लगा दिया, पाकिस्तान परफॉर्म ना करे तो क्या करें, वो सारा लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं खिलाड़ियों को। मेरी ज़ाती राय यही है कि बाहर के कोच की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे बड़े कोच हैं और क्वालिफाइड कोचेज हैं। सिर्फ जो मैं कहता हूँ वीडियो एनालिस्ट बाहर का होना चाहिए, नंबर 2 फिजिकल ट्रेनर बाहर का होना चाहिए, क्योंकि वह दिन चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। पहले एक डॉक्टर था MBBS, वो सब जिस्म देख लेता था, अब हर जिस्म के एक एक अज़ा के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, अलग उसकी नए इम्तिहानात हैं। वही चीज़ स्पोर्ट्स में हो रही है। हर स्पोर्ट्स जो है दिन ब दिन इतनी टफ, रफ और इतनी हार्ड होती जा रही है कि उसके लिए बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से ज़रूर कोच की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रेनर ज़रूर हो और वीडियो एनालिस्ट ज़रूर हो जो आपको गाइड करे, खिलाड़ियों को बताए कि ये खराबी, ये खामी किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। तो मॉडर्न हॉकी में आजकल सोशल मीडिया आपके पास है, आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी को देख सकते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या चीज़ करते हैं कि वो 60 मिनट कोई भी खिलाड़ी, चाहे आप रोलिंग सब्स्टिट्यूट में 4 खिलाड़ी चेंज कर दें, 4 खिलाड़ी बाहर निकाल दें, इतना अच्छा सेटअप है, उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग है तो उस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि ये हो सकती है चीज़ें, क्योंकि अभी भी जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एशिया की एक टीम थ्रेट है, उनको तीसरे नंबर पे है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब जो थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बहुत शुक्रिया सर। कौमी हीरो का खिताब पाने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का आज यौम शहादत बड़ी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उनके मज़ार पे तकरीब मुनक़िद भी होगी और सुबह सवेरे उनके मज़ार पे फूल भी रखे गए और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और कैसे भूल सकते हैं, BRB कैनाल पे खड़े होके दुश्मन का जो तोप का गोला था वो अपने सीने पर खा के इस वतन की हुर्मत और अज़मत बचाई। तो दीगर टॉपिक्स की जानिब बढ़ने से पहले अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरा और आपका सबका मसला, सारे पाकिस्तानियों का मसला है बिजली। बिजली महंगी, बिजली का ना होना और इतनी महंगी बिजली में कैसे बिल भरेंगे। लेकिन अब एक हौसला अफजा बात और वो ये है कि पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रज़ाकाराना नजरसानी की पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार है। अब एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती के मुताबिक तैयार शुदा प्रपोजल हुकूमत को भेज दिया जाएगा। वो कहते हैं कि अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। अब तो टाइम हो गया है प्रोग्राम खत्म होने का। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ना, ऐसे ही है। तो फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। अब बाकी जो है वो उस एनर्जी को बचा के रखते हैं। कल फिर आएंगे आपके सामने 9 बजे और फिर आपसे मुखातिब होंगे एक नई चीज़ के साथ, नए सेगमेंट्स के साथ, नए लोगों के साथ। जब तक कि मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।